हेलो डियर स्टूडेंट। तो वो घड़ी आ गई जिसका आपको इंतजार था। तो फाइनली कल आपका 21 फरवरी को मैथ्स का एग्जाम है। तो इसके लिए मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर टोटल 15 चैप्टर तक सारे फार्मूला एकत्रित किए हैं, टोटल ए टू जेड। और इस पार्ट वन में मैं आपको 1 चैप्टर से लेकर 3 चैप्टर तक सारा फार्मूला कराऊंगा। और जो सेकेंड पार्ट लेकर आऊंगा उसमें 3 से आगे चैप्टर का फार्मूला ए टू जेड आपको कराऊंगा। तो उसके लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं पार्ट 2 डालूं यानी 3 से आगे चैप्टर का फार्मूला सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। तो ये क्या होता है, देखिए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं ए और आर विद्यमान है के लिए ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ये आपसे कोई पूछ दे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बताओ, तो ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो और बी आर से छोटा होना चाहिए। ठीक, आर बी से छोटा होना चाहिए, यानी बी का वैल्यू आर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए सेकेंड है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ ए बी मल्टीप्लाई एलसीएम ए बी इजकल टू ए मल्टीप्लाई बी, यानी एलसीएफ गुने एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी ए गुने बी। ठीक है, तो एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुने बी, एलसीएम इंटू एचसीएफ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ दिया हो और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी दिया हो तो एलसीएम पूछता हो तो आप फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए परिमेय संख्या 3 है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में लिख सके उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है, जहां p व q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य का मतलब होता है कि जिसका एचसीएफ निकालने पे 1 आना चाहिए, और p और q तक q का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, और जिसका एचसीएफ निकालने पे 1 आए उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव प्रसार होता है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अशांत, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो अशांत आवर्ती क्या होता है, अनावर्ती क्या होता है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर। तो देखिए जैसे 2/5 है, ठीक है, तो 2/5 को जब हम तोड़ेंगे तो 0.4 आएगा, है ना। तो 0.4 आएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये समाप्त हो जा रहा है, इसके आगे ये नहीं बढ़ेगा, है ना। तो इसे बोलते हैं आवर्ती, है ना। एक होता है अनावर्ती जो डिवाइड करने पे डॉट 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 आवे, यानी कोई उसका अंत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डॉट डॉट नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डॉट डॉट यानी इसके आगे और भी जा सकता है, तो इसको बोलते हैं अनावर्ती, है ना। जो जिसका रिमाइंडर 0 ना आवे उसे अनावर्ती है, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, शेष 0 आ जाए उसे आवर्ती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है परिमेय संख्या p बटा q का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का हो। देखिए q यानी p बटा q लिखे तो q का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है, और जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आए तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा। याद रखिएगा शांत दशमलव, और 2 और 5 आना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, 2 और 5, 2 के पावर कुछ भी हो और 5 के पावर कुछ भी हो, बस 2 और 5 के फॉर्म में आना चाहिए तो शांत कहलाता है। ठीक है, परिमेय संख्या p बटा q का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप का ना हो। यदि q का गुणनखंड निकालने पे 2 का पावर और 5 के पावर m के फॉर्म का ना हो, नहीं हो, तो उसे अशांत बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी और शांत और अशांत का आप पता लगा सकते हैं कि कौन शांत है और कौन अशांत है। बस q का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यदि 2 के पावर m 5 के पावर m का रूप के आ रहा है तो शांत, और नहीं आ रहा है तो अशांत। देखिए दूसरा चैप्टर है बहुपद, और px को बहुपद बोलते हैं। याद रखिएगा सेकंड चैप्टर px को बहुपद बोलते हैं। ठीक है, बहुपद की घात px में x की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। x की अधिकतम घात को बहुपद का घात बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है रैखिक बहुपद। x की अधिकतम घात 1 हो तो रैखिक बहुपद, 2 हो तो द्विघात और 3 हो तो त्रिघात। ठीक है, नेक्स्ट है किसी बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों का, देखिए
यहाँ पे x की अधिकतम घात, यहाँ रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद क्या होता है, तो जिसका घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसका घात एक हो उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, ठीक है। और x की अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है। और x की अधिकतम घात 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, किसी बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों के में संबंध। देखिए माना बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्यांक अल्फा एवं बीटा हो तो शून्यकों का योग क्या होगा। देखिए ये सारे आप पढ़े होंगे, सिर्फ रिवीजन कराना है। शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है और ये होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी यानी एक्स का गुणांक, ठीक है, और ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का बी बटा ए, ठीक है। तो चलिए इसे बोलते हैं शून्यकों का योग, शून्यांकों का योग। दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, इसे बोलते हैं सी बटा ए, सी यानी अचर पद, ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा यानी सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए सारे आपको पढ़ाया हुआ है, बस आप खाली रिवीजन कर लीजिएगा, सिर्फ आपको रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए थर्ड है, यदि बहुपद के शून्यंक अल्फा एवं बीटा दिया हो तो अब बहुपद बताना है, यानी अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो बहुपद बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख देंगे तो हमारा बहुपद निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका फाइनली आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सारे फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है, ठीक है ना, इसी पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम, यदि px व gx कोई बहुपद है, कोई दो बहुपद है जहां gx नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx, इसे बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। इसे आपको याद रखना है, px इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी चैप्टर 3, ठीक है। वह समीकरण जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। बस इस फॉर्म में होना चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में होना चाहिए, तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण सरल रेखा को निरूपित करता है, सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण सरल रेखा को निरूपित करता है। तीसरा है, यदि दो सरल रेखाओं के समीकरण a1x b1y और c1 इक्वल टू 0 व a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, यहाँ पे देखिए तीन आता है, एक प्रतिच्छेदी, दूसरा समांतर और तीसरा संपाती। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा, प्रतिच्छेदी का दूसरा नाम संगत युग्म भी है और इसे अद्वितीय हल इनके होते हैं। अद्वितीय हल होने का शर्त होता है और ये होता है a1 इक्वल टू, और इसका फिगर ऐसे होता है यानी एक दूसरे को काटते हुए यानी प्रतिच्छेद करते हुए, ठीक है। तो ये होता है a1 इक्वल टू a2 और नॉट इक्वल टू b1 अपन b2। देखिए यहाँ पे हम गलती से बराबर लिख दिया, देखिए यहाँ पे a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 होगा, ठीक है। तो ये आपका सही होगा, a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, ठीक है। चलिए दूसरा है संपाती रेखाएं। संपाती को संगत युग्म भी बोलते हैं और इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है ये आपको याद रखना है, इसका रूल a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2। इसका फिगर होता है ऐसा, संपाती यानी एक दूसरे पर बने, एक दूसरे पर लाइनें खींची जा सके, तो इसका संगत युग्म होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, क्योंकि एक पे एक होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। तो इसे संपाती रेखाएं बोलते हैं। तो ये रूल आपको याद रखना है, a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट ये सारे फॉर्मूला आपको याद कर लेना, सारा क्वेश्चन में यूज होगा और सीधे से आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। थर्ड है समांतर रेखाएं असंगत युग्म। देखिए समांतर रेखा को असंगत युग्म भी बोलते हैं और इनका कोई हल नहीं होता है और इसका शर्त होता है a1 अपन b2 इक्वल a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2 है। इसका फिगर एक दूसरे के समांतर होता है, यानी इस तरीके से, यानी इधर भी बढ़ाया जा सकता है इधर भी बढ़ेगा, तो एक दूसरे से तो कभी मीट होगा ही नहीं, तो मीट मिलेगा नहीं तो आपका हल नहीं होगा, नहीं मिलेगा तो हल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इसका रूल याद रखना है, a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपन c2। 4 है
है नाव, यानी नाव, जब देखिए एक नाव है दूसरा नदी है, तो जब नाव उसी दिशा में जाती हो और नदी उसी दिशा में बहती हो, यानी दोनों की दिशा एक ही तरफ हो, तब चाल होगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, याद रखना है आपको। लेकिन जब ये नाव इस साइड में बहता हो और नदी इस साइड में बहता हो, तब नाव की धारा के प्रतिकूल चाल होगा, प्रतिकूल माने उल्टा, तो ये x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है ना, चलिए तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला है आपका समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। समय बराबर याद रखिएगा दूरी बटा चाल। तो इसमें सारा फॉर्मूला मैं आपको करा दिया। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको 4th चैप्टर से लेकर आऊंगा, तो उसके लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं पार्ट 2 डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियो का लाभ उठा सके, और सारे के सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे यहाँ से।